चाली, मैंने तुमने कुछ पूछा है, बताओ मुझे। पिछले 2 दिनों से तुम कहाँ थे? मैं श्रीलंका गया हुआ था, कुछ काम बाकी रह गए थे, उन्हीं को निपटाने गया था। क्या आपके पति ने आपको इस बारे में बताया? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। तुम उससे जितना नफरत करते हो वह भी तुमसे उतना ही नफरत करता है। वैसे वापस कब आए तुम वहां से? कल। चाली का जवाब सुनते ही बेला ने उसे एक टक घूरते हुए कहा, कल रात ही किसी ने एम्मा का मर्डर कर दिया। चाली कि इतना बड़ा इत्तेफाक है ना ये? तुम भी कल ही वापस आए, वह भी काम पूरा किए बगैर, और एम्मा का मर्डर भी कल रात ही हो गया। बेला की बात सुनकर चाली ने उसकी आंखों में देखा। उसकी हल्की ग्रीनी आंखों में इंसानियत का नामो निशान नहीं था। चाली ने अचानक खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कहा, बहुत बढ़िया, अब तो धरती का बोझ कम हो गया। चाली की बात सुनते ही बेला ने गुस्से में दांत पीसते हुए पूछा, चाली मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने एम को मारा है? बेला की गुस्से भरी आवाज सुनकर चाली ने जवाब देने के बजाय उसे हैरान नजरों से घूरते हुए, सिस्टर बेला, आप उस यूजलेस लड़की के लिए मुझ पर चिल्ला रही हो? क्या वह लड़की आपके लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? चाली की बात सुनकर बेला ने लंबी गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू किया। बिन, सैम और निखिल चुपचाप उन दोनों को देख रहे थे। बेला ने अपनी मुठ्ठियां भींच हुए कहा, लड़के, तुम 30 साल के हो चुके हो, क्या तुम अब बचकानी हरकतें और बातें करना बंद करोगे और चुपचाप आप मेरे सवाल का जवाब दोगे, या फिर मैं अपने तरीके यूज करूं? बेला की आवाज में एक वार्निंग थी। चा ने इस बार बड़ी मुश्किल से अपनी सेल्फ इनसिक्योरिटी कंट्रोल करते हुए कहा, सिस्टर बेला, मैंने नहीं मारा है उस यूजलेस लड़की। हालांकि मैं उसे जान से मारना चाहता था, मगर फिर आप गुस्सा हो जाओगी यह सोचकर मैंने बस उसे उसके ही दवाई का स्वाद चखा दिया। चाली की बात सुनकर बेला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज में चाली को कल रात एम के कमरे में घुसते हुए देख लिया था। उसे पता था कि चाली ने ही एम की बाजू पर गोली मारी है, मगर एमआर का मर्डर करने वाला इंसान चाली नहीं था। वो कोई और ही इंसान था जिसने चाली के बनाए गए लूपहोल का यूज करके अकीरा की सिक्योरिटी शील्ड को चकमा दिया था। अपनी आंखें खोलने के बाद बेला ने चाली को कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही चाली का हैंडसम चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। चाइना बीजिंग पार्लियामेंट हाउस के अंदर चाइना के अनगिनत लीडर्स बैठे हुए थे। चाइना का कर्ट प्रेसिडेंट माओ डोम वही खड़ा कोई स्पीच दे रहा था। तभी अचानक वहां कई सारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। देखते ही देखते पूरे पार्लियामेंट हाउस को काले कब्ज वाले गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया। उन गार्ड्स का चेहरा मास्क से कवर था, उनके हाथों में किसी भी तरह का हथियार नहीं था, मगर उनके आसपास मौजूद मर्डर असरा और उन गार्ड्स की सूट पर मौजूद ब्लैक विंग सिंबल ने वहां मौजूद हर एक शख्स को दहशत के समंदर में डुबो दिया था। माउस अडम ने अपनी घबराहट दबाते हुए अपने पीए से धीमी आवाज में पूछा, ये ब्लैक बिट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? जवाब में पीए ने अपना राल निगलते हुए फुसफुसाना हूँ। उसके मुताबिक ब्लैक विंग वाले ऐसे कहीं तभी जाते हैं जब चेयरमैन उस जगह पर आने वाला हो। सर, आपको ब्लैक नोटिस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। पीए की बात सुनते ही माउस अडन का दिल घबराहट और दहशत से भर गया। पहले उसने सोचा था कि कार्तिक कपूर की तरफ वह भी ब्लैक नोटिस को नजरअंदाज कर देगा, मगर उसका यह आइडिया कुछ खास अच्छा नहीं था। तकरीबन आधे घंटे के सन्नाटे के बाद एक बार फिर से पार्लियामेंट में किसी के भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो उनकी नजर उस लंबे चौड़े इंसान पर गई जिसने ब्लैक ओवरकोट और लेदर बूट्स पहन रखा था। उस इंसान का चेहरा पूरी तरह से कवर था, मगर फिर भी पार्लियामेंट में मौजूद लोगों को उस इंसान को पहचानने में एक सेकंड नहीं लगा। माउस अडम उस इंसान को देखते ही घुटनों में बल बैठ गया और उसने एकदम से गिरागिराना शुरू कर दिया। चेयरमैन सर, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। मैं सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि इस देश को ही छोड़कर चला जाऊंगा, प्लीज एक मौका। माउस अडम की गुहार सुनकर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद वो पॉलिटिशियन हक्के बक्के रह गए जिन्होंने नया नया पॉली ज्वाइन किया था और जिन्हें चेयरमैन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। चेयरमैन ने माओ जेडोंग की गुहार सुनी, मगर उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक नजर अपने बगल में खड़े उस लड़के को देखा जो कि ब्लैक विंग का कैप्टन था। चेयरमैन की नजरों का इशारा समझते ही कैप्टन आगे बढ़ा। उसने ना जाने कहां से अचानक एक चमचमाती तलवार निकाली और अगले ही पूरे पार्लियामेंट हाउस में माउस डोंट की खौफनाक चीख गूंजने लगी। कैप्टन ने माउस एडोन का सर घर से अलग कर दिया था। वहां की फर्श पलक झपकते ही खून को नदी में
तब्दील हो गई वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल। दहशत के मारे कांपने लगा था। कईयों ने तो अपनी आंखें जोर से मिच रखी थी। उनका दिल उस खून की होली को देखने की इजाजत नहीं दे रहा था। कैप्टन ने माओ डोंट का कटा हुआ सर पार्लियामेंट हाउस के बाहर चौक पर टांग दिया। फिर वह लोग जैसे वहां आए थे वैसे ही चुप चाहे वहां से चले गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने ना ही उन्हें रोकने की हिम्मत की और ना ही टोकने की। हर किसी का दिल कभी ना खत्म होने वाले खौफ से भर चुका था। रिचर्ड मैशन स्टडी रूम का माल बेहद ही तनावपूर्ण था। चार्ली ने बेला को बुरी तरह घूरते हुए कहा, मैं उस नकारा लड़की के कातिल को नहीं ढूंढूं। सुना आपने? मैं नहीं ढूंढूं, आप किसी और से यह काम करवाइए, मैं नहीं कर रहा ये चार्ली की बातें। बेला ने सुनी मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि बेला को उसकी बातों से जरा सा भी फर्क पड़ रहा हो। बेला ने कठोरता से कहा, लड़के मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एमा के कातिल को आज रात ही ढूंढना है और कल सुबह तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है मिस्टर रिचर्ड से मिलने के लिए। मिस्टर रिचर्ड से बेला का इशारा मिस्टर फ्रैंक रिचर्ड की तरफ था, जिन्होंने बचपन में बेला को अडॉप्ट किया था और जो चार्ली के पिता थे। हालांकि उनकी कुछ करतूतों की वजह से चार्ली उनसे सख्त नफरत करता था। असल में चार्ली पूरी रिचर्ड फैमिली से सख्त नफरत करता था। सिर्फ बेला ही पूरे परिवार में एक ऐसी इंसान थी जिससे चार्ली को लगाव और प्यार था। चार्ली मिस्टर रिचर्ड का जिक्र सुनते ही एकदम से भड़क उठा। सिस्टर बेला, मैं ना ही उस नकारा लड़की के कातिल को ढूंढूं और ना ही उस आदमी से मिलने जाऊंगा। आपको जो करना कीजिए, मगर मैं इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करूंगा। चार्ली की बात सुनकर बेला ने आराम से कहा, तुम्हें ये दोनों काम करना पड़ेगा। चार्ली अब जाओ, वर्तिका को मेरे बेडरूम में जाकर सुला दो, मुझे अभी थोड़ा काम है। बेला की बात सुनकर चार्ली ने अपना दांत भींच लिया, मगर उसने इस बार कुछ कहा नहीं। वर्तिका को सावधानी के साथ बेला की गोद से लेने के बाद चार्ली स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसका हैंडसम चेहरा अब भी गुस्से से लाल पीला हो रहा था। टिब, रेयांश, आदित्य और आरव उस जख्मी लड़की को अपने आउट हाउस ले आए थे। वह आउट हाउस सिंपल वुडन कॉटेज जैसा था। उसके एक साइड जंगल थी और दूसरी साइड पहाड़। रेयांश, आरव और आदित्य के अलावा उस आउट हाउस के बारे में किसी और को पता नहीं था। रेयांश के कुछ पर्सनल सबोर्डिनेट को छोड़कर लड़की को चेक करने के बाद फीमेल डॉक्टर ने रेयांश की तरफ देखा। उन चारों के अलावा उस आउट हाउस में एक और इंसान मौजूद था जो कि रेयांश का खास सबोर्डिनेट रॉबिन था। रॉबिन की उम्र तकरीबन 21 साल की थी। रॉबिन ने ही फीमेल डॉक्टर को रेयांश के कहने पर वहां बुलवाया था। रेया, आरव और आदित्य की पैनी नजर डॉक्टर और उस लड़की पर ही टिकी हुई थी जिसे अब हल्का हल्का होश आ चुका था, मगर को पूरी तरह से अपने होश में नहीं आई थी। शायद वह किसी सदमे में थी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, इन्हें लंबे समय तक बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी के अलावा इनकी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम है। शायद किसी तरह का एसेट डाला गया है इनकी आंखों में और माइल्ड कंसेशन की वजह से यह अपनी मेमोरीज भी खो चुकी है। इन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर आदित्य और आरव की आंखें एकदम से फैल गई। वह दोनों ही नहीं बल्कि खुद डॉक्टर और रॉबिन भी उस लड़की को कंडीशन के बारे में जानकर हैरान थे। उन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान एक 8 साल की बच्ची के साथ ऐसी क्रूरता भी कर सकता है। रेयांश ने कुछ बोलने से पहले एक नजर उस लड़की को देखा जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। जख्मी होने के बावजूद वह लड़की बेहद ही सुंदर और मासूम दिख रही थी। अचानक और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रेयांश को किसी पराया के लिए अजीब सी हमदर्दी महसूस होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर वह इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता था। शायद ये दया था या फिर कुछ और, मगर इसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। रेयांश ने बिना इमोशन के पूछा, इसकी आंखें ठीक होने में और यादाश्त वापस आने में कितना वक्त लगेगा? जवाब में डॉक्टर ने कहा, यादाश्त का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, वह आज ही वापस आ सकता है, आज से 102 साल बाद भी या फिर कभी नहीं, मगर इनकी आंखें आई ट्रांसप्लांट के बाद ही ठीक होगी। और अगर आपको आई ट्रांसप्लांट कराना है तो जल्दी कराना होगा, वरना आई ट्रांसप्लांट भी इनकी आंखों को ठीक नहीं कर पाएगी। डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश ने ठंडे लहजे में कहा, इस लड़की की कोई आई ट्रांसप्लांट नहीं होगी। आप बस आज के लिए इसकी इंजर्स को अच्छे से ट्रीट कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। रेयांश का फरमान सुनकर आदित्य और आरव के साथ साथ डॉक्टर भी असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश कैसे इस लड़की की इंजरी और आंख को ठीक करेगा, मगर उनमें से किसी ने भी
रेयांश से कुछ पूछने को हिम्मत नहीं की। रेयांश रॉबिन को कुछ इशारा करने के बाद उस कमरे से बाहर चला गया। रॉबिन भी रेयांश के पीछे बाहर आया और उसने रेयांश को कहा, बॉस, बिग बॉस का कॉल आया था। उन्होंने पूछा है कि आप नानी माँ के फ्यूनरल में आना चाहते हो या नहीं। कल मेरे टेस्ट है मिस्टर रॉबिन, मैं अपने टेस्ट स्किप नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैंने बिग बॉस को इस बारे में बताया। पहले वह रॉकी को यहाँ भेजने वाले थे, मगर मेरे बताने के बाद उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा है कि आप वहाँ जाने में कंफर्टेबल हो या नहीं। रॉबिन की बात सुनकर रेयांश ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद कहा, आप रहने दो मिस्टर रॉबिन, मैं उनसे खुद बात करके इस बारे में भी बता दूंगा। ओके बॉस, रॉबिन ने जवाब में कहा। रिचर्ड मैशन देर रात को किसी ने मिस्टर लूक के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मिस्टर लूक ने डोर ओपन किया तो बेला को अपने सामने खड़ा पाया। मिस्टर लूक ने धीमी आवाज में बेला से पूछा, इतनी रात हो गई है बेला, तुम अब सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है। अंकल आंटी सो गई क्या? हाँ, वह अभी ही सोई है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। अब अंकल की बात सुनकर बेला ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, अंकल, जिस इंसान ने एमा का कत्ल किया था उसे चार्ली ने ढूंढ लिया है। उसके साथ क्या करना है आप खुद ही डिसाइड कीजिए। बेला की बात सुनते ही मिस्टर लूक ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन है वह इंसान, कहाँ है वह इस वक्त और क्यों मारा उसने एमा को? बेला ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, उसका नाम जोशफ है, अंडरवर्ल्ड की सिल्वर गैंग से उसके ताल्लुकात है। एमा पिछले 2 सालों से उससे ड्रग खरीद रही थी, मगर पिछले 1.5 साल से उसने उसे ड्रग के लिए पे नहीं किया और पैसा मांगने पर एम ने उसे ही पिटवा दिया, इसीलिए उसने एम को जान से मार दिया। इस वक्त वो गार्डन एरिया में है। बेला का जवाब सुनकर मिस्टर लुक की मुठिया मजबूती से कस गई। उनका दिल आग की भट्टी के भांति सुलग रहा था। एमा की बिगड़ती हालत को देखते हुए मिस्टर लुक ने ही 1.5 साल पहले बेला को कहकर एम का क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया था। उन्हें लगा था कि अगर एम के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वह ज्यादा नशा नहीं करेगी और सुधर जाएगी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ऐसा करना उनकी बेटी की मौत का कारण बन जाएगा। मिस्टर लुक एकदम से पलटकर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपनी ड्रॉ से गन निकली, फिर वह सीधा गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गए। बेला ने उन्हें जाते हुए कुछ पल तक देखा, फिर वह वापस अपने कमरे में आ गई। बर्तिका बेड पर पिलो को हक करके क्यूटली सो रही थी। सोते समय उसके चेहरे की मासूमियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। बेला बेड पर बर्तिका के सिरहाने में बैठ गई, फिर उसने बर्तिका का दोनों कान अपने हाथों से कवर कर दिया। ठीक उसी वक्त गार्डन एरिया से आती गन शॉट्स की आवाज पूरे रिचर्ड मैशन में गूंजने लगी। लगातार 30 गन फायर के बाद वह आवाजें आनी बंद हो गई। बेला ने बर्तिका के कानों से अपना हाथ हटाया, उसके बाद वह बर्तिका के फोrehead पर किस करके बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद बेला कैजुअल कपड़ों में बाथरूम से बाहर आए और बर्तिका को हक करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि आंख बंद करने के तुरंत बाद ही बेला को एकाएक ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बेला ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, मगर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। कमरे की विंडो भी सलीके से बंद थी। बेला ने अपनी इंटूर अंदाज करते हुए दोबारा अपनी आंखें बंद की, मगर फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। बेला के लिए यह एहसास बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। बेला ने तीसरी बार अपने दिमाग की सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इस बार बेला को ऐसा नहीं लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस बार सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, इसलिए बेला ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 1.5 घंटा बाद जब बेला गहरी नींद में जा चुकी थी, तब एक काली छाया चित्र अचानक विंडो की दूसरी तरफ दिखाई पड़ने लगी। पूरी रात वह छाया चित्र विंडो के पास वैसे ही खड़ी रही। शीशे की दूसरी तरफ से उसकी लाल आंखें एकटक बेला को सोते हुए देख रही थी। अंधेरा खत्म होते ही वह छाया चित्र भी सुबह के उजाले के साथ कहीं गायब सा हो गया। अगले दिन नानी माँ की फ्यूनरल अभी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए बिन निखिल और सैम ब्रिटेन चले गए। कार्तिक अपने फेस डबल को बकिंग पैलेस में अपनी जगह छोड़कर कल रात ही चाइना चला गया था और उसके बाद वह रॉक वेव सिटी चला गया था। वैसे तो रॉक वेव अटलांटिक ओशन में स्थित एक आइलैंड थी, मगर बोलाचाल की भाषा में उस पूरे आइलैंड को लोग रॉक वेव सिटी ही कहते थे। दोपहर के समय बेला अपने केबिन में बैठी ऑफिस का काम कर रही थी। वह मिस्टर रिचर्ड से मिलने के बाद सीधा रिचर्ड कॉर्पोरेशन ही चली आई थी। उसके फैमिली में खुद इश्यूज चल रही थी, इसलिए उसका तो ब्रिटेन जाने का कोई तथ्य ही नहीं बनता था। वर्तिका भी वही काउच पर बैठी
साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ रही थी, अचानक हुई डोर नॉक की आवाज ने बेला और वर्तिका का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बेला ने कम इन कहा तो दो काले कपड़े वाले गार्ड्स के साथ एक लंबी और पतली लड़की केबिन के अंदर दाखिल हुई। उन गार्ड्स के कपड़ों पर मौजूद ब्लैक विंग सिंबल को देखते ही बेला की भवे दिलचस्पी के साथ सिकुड़ कर आपस में जुड़ गई। वो गार्ड्स रॉक वेव से थे। बेला ने ध्यान से उस लड़की को देखा जो कि बगैर परमिशन उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। उस लड़की का सुंदर चेहरा मास्क से पूरी तरह कवर्ड था, मगर उसकी घमंड और कोल्डनेस से भरी सुंदर आंखें उसकी सुंदरता के बारे में बताने के लिए काफी थी। लड़की के इशारे पर एक गार्ड ने आगे बढ़कर सूटकेस बेला के वर्क डेस्क पर रख दिया। लड़की ने सूटकेस खोला और उसके अंदर से एक ब्लैक पेपर निकालकर बेला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रॉक वेव चाहती है कि आप वापस रॉक वेव ज्वाइन कर लो, बदले में आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा जो पहले आपको मिला करता था। बेला ने शांत भाव के साथ उस लड़की की पूरी बात सुनी। हालांकि उस लड़की की आवाज में किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं थी, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह बेला को अपना फैसला सुना रही हो। जवाब देने से पहले बेला ने वर्तिका की तरफ देखा, जो कि अपनी मासूम आंखों से कभी उसे देख रही थी तो कभी उस लड़की और उसके साथ आए हुए गार्ड्स को। बेला ने हाथ हिलाकर प्यार से कहा, बेबी कम हियर। वर्तिका उसकी बात मानते हुए तुरंत ही काउच से उठकर उसके पास आ गई। स्वभाव से वर्तिका काफी शांत थी। ऐसा बहुत कम होता था जब वर्तिका आम बच्चों की तरह शोरगुल करे या फिर लोगों को तंग करे। कम उम्र से ही वर्तिका हद से ज्यादा शांत और गंभीर रहती थी। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि जिस वक्त वर्तिका बेला के पेट में थी, उस वक्त बेला को किसी ने ड्रग दे दिया था और उस ड्रग की वजह से बेला की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। बेला ने वर्तिका का गाल सहला कर कहा, बेबी आप मामू के पास जाओ, मम्मी को इन लोगों के साथ कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें करनी है। ओके मामू से बेला का इशारा चाली की तरफ था। चाली इस वक्त रिचर्ड कॉर्पोरेशन में ही रुका हुआ था। दरअसल बेला को आज शाम को अपने छोटे भाई बहन समीर और नेहा से मिलने के लिए रॉक वेव सिटी जाना था। समीर और नेहा को वही रिहेब सेंटर में रखा गया था, इसीलिए बेला ने चाली को रिचर्ड कॉर्पोरेशन में ही रोककर वेट करने के लिए कहा था। वर्तिका ने हल्की क्यूट स्माइल के साथ जवाब में कहा, ओके मम्मी, पर आप अपनी मीटिंग जल्दी खत्म कर लेना, मैं आपके साथ ही लंच करूंगी, मुझे आज आपके हाथों से ही खाना है। वर्तिका की मासूम डिमांड को बेला नकार नहीं पाए। उसने वर्तिका के माथे को चूमते हुए कहा, ठीक है अब आप जाओ और मामू के साथ खेलो। बेला की बात सुनकर वर्तिका ने उसके गाल पर हल्की सी किस की, फिर वह केबिन से बाहर चली गई। रिचर्ड कॉर्पोरेशन से लेकर इन्फोसिस, कपूर इंडस्ट्रीज और रायचंद कॉर्पोरेशन के हेड ऑफिस बिल्डिंग का भर्ती का चपा चपा जानती थी, इसीलिए बेला ने वर्तिका पीछे किसी को भेजा नहीं था। बेला ने दोबारा अपना रुख उस लड़की की तरफ किया जिसकी आंखों में अब हल्की नाराजगी और गुस्सा दिख रहा था। शायद ऐसा बेला की तरफ से मिलने वाले इग्नो की वजह से था। बेला ने आगे बगैर कोई सफाई दिए उस लड़की के हाथ से वो ब्लैक पेपर ले लिया, जो कि कुछ और नहीं ब्लैक नोटिस था। आमतौर ब्लैक नोटिस लोगों के बर्बादी का पैगाम लेकर आती थी, मगर आज वह ब्लैक नोटिस बेला को दोबारा से उस स्टेटस को एक्सपेक्ट करने के लिए इनवाइट करने आया था जिसकी ताकत और क्षमताओं का कोई अंत नहीं था। मगर क्या बेला उस पोजीशन को एक्सेप्ट करने वाली थी? बेला ने ब्लैक नोटिस पर लिखा हुआ इनविटेशन मैसेज पढ़ा, फिर उसने ब्लैक नोटिस को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया। उसके सुंदर चेहरे पर ऐसा करते समय किसी भी तरह का भाव नहीं था। बेला ने ब्लैक नोटिस के फटे हुए टुकड़ों को सलीके से वापस सूटकेस में डाल दिया और उस सूटकेस को वापस उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे उठाओ और यहाँ से वापस ले जाओ। एक और बात, अपने हाई चेयर से कहना कि अगली बार ऐसी कोई बचकानी हरकत ना करे। पिछली बार मैंने चेयरमैन की वजह से तुम लोगों की खामियों को नजरअंदाज कर दिया था, मगर हर बार मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अब जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ और बहुत बिजी भी हूँ। मुझे परेशान मत करो, वरना इस बार तुम्हारा चेयरमैन भी तुम लोगों को मुझसे बचा नहीं पाएगा। बेला की बात सुनकर उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने बड़ी मुश्किल से ही सही अपने गुस्से को दबाया। उसे हाई चेयर ऐसे ऑर्डर मिले थे कि वह बेला के साथ अच्छे से पेश आए। उस लड़की ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, बढ़िया, ये आपका डिसीजन है, हम आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्या आप जानती है कि आपके इस डिसीजन का रिजल्ट कितना खतरनाक हो सकता है? लड़की की आखिरी बात सुनते ही बेला की स्थिर आंखें एकदम से कठोर हो गई। गुस्सा और बोरियत उसकी सुंदर काली आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। बेला ने ठंडे स्वर
मैं पूछा क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मिसली हुआ वेल अगर मुझे धमकी दे भी रही हो तो क्या तुम्हें पता है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? बेला के मन से अपना असली नाम सुनते ही ली हुआ की आंखें काली पड़ गई। रॉक वेव से जुड़े हर एक इंसान की आइडेंटिटी छिपी हुई होती थी, कोई उनके असल पहचान के बारे में नहीं जान सकता था, तो फिर बेला को उसकी असल आइडेंटिटी कैसे पता चल गई? यही एक बात ली हुआ को भीतर ही बुरी तरह खाए जा रही थी। रॉक वेव में कई ऊंचे ढे वाले लोगों को भी उसकी पहचान के बारे में नहीं पता था। फिर बेला जिसने 4 साल पहले ही रॉक वेव छोड़ दिया था, उसे उसके बारे में कैसे पता चला? ली हुआ ने अपने दिमाग में उठ रहे सवालों और बेचैनी को काबू करते हुए कठोर लहजे में कहा, आप बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह ही हो घमंडी, मगर मुझे नहीं लगता है हर बार चेयरमैन सर आपके ऊपर तरस खाएंगे। हालांकि आप 10 साल तक रॉक वेव के लिए वफादार रही है, इसीलिए मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस है, आज के बाद से संभल कर रहिएगा वरना भविष्य भयानक हो सकता है। ली हुआ की बात सुनकर बेला हल्का मुस्कुराई और बोली, मिस ली हुआ काइंडली थैंक यू फॉर योर एडवाइस एंड कम्प्लीमेंट, बट इफ यू आर डन देन प्लीज गेट आउट। बेला की इस बात का लिहुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, वह किसी और ही सोच में गुम थी। ना जाने क्यों उसकी आंखों में एक डर का बीज सा पनपने लगा था। ली हुआ अपनी जगह से उठी, गार्ड्स ने भी तुरंत आगे बढ़कर सूटकेस उठा लिया। बेला को एक नजर देखने के बाद ली हुआ चुपचाप वहां से चली गई। बेला उसके जाने के लंबे समय बाद तक खामोशी से अपनी चेयर से पीठ टिका कर बैठी रही। उसकी सुंदर काली सफेद आंखें किसी गहरी सोच में या फिर शायद पुरानी यादों में डूबी हुई थी। अगर ऐसा गोल्डन ऑफर किसी और को मिलता तो वो इंसान जरूर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, मगर बेला ने ऐसा नहीं किया था। सालों पहले रॉक वेव की सिक्योरिटी सिस्टम में टेक डिपार्टमेंट के लापरवाही की वजह से एक लूप होल क्रिएट हो गया था। उस लूप होल की वजह से ही विद्रोहियों और कैनिबल ट्राइब वालों को बेला की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और बेला को दूसरों की गलती का खामियाजा भरते हुए बगैर किसी गलती के ही अपनी पोजीशन से रिजाइन देने के लिए मजबूर किया गया था। असल मायनों में कहा जाए तो कार्तिक ने धोखे से बेला को रॉक वेव छोड़ने के लिए मजबूर किया था। उसकी ही वजह से बेला को रॉक वेव छोड़ना पड़ा था। हालांकि रॉक वेव से बेला का जुड़ाव काफी गहरा था। रॉक वेव कार्तिक के डेड मिस्टर रुद्र कपूर की रचना थी, जो कि बेला के मास्टर भी थे। रॉक वेव से निकालने जाने के बाद बेला लंबे समय तक डिप्रेस्ड रही थी। अब वह दोबारा उस रॉक वेव को कैसे ज्वाइन कर लेती जिसने उसे कभी बहुत बुरी तरीके से हट किया था, वो भी बगैर किसी गलती के। बेला एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी चेयर से उठी, फिर वो केबिन से बाहर आई। उसका केबिन ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर बेला के अलावा सिर्फ अकीरा रॉय और रावत का ही केबिन था। बाहर आते ही बेला की नजर हॉल के एंड में कागज पर बैठकर चेस खेल रहे चाली और बर्तिका पर गई। रावत भी वही खड़ा उन दोनों का गेम देख रहा था। बेला ने हल्की मुस्कान के साथ उन तीनों की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिया। उनके पास आते ही बेला के कान में वर्तिका धीमी और प्यारी आवाज पड़ी, अगेन चेकमेट मामू चाली, जिसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता था। अपनी दूसरी हार के बाद भी उसने मुस्कुराते हुए वर्तिका गाल खींचकर कहा, तुम्हें पता है स्वीट हॉट, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो तुम्हारे वो दोनों शैतान भाई भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तुम मुझे बहुत पसंद हो। एक्चुअली तुम जीनियस हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। चलो अब हम लंच करने चलते हैं, मुझे तुमसे और नहीं हरना है और मुझे भूख भी लगी है। चाली की बात सुनकर वर्तिका ने क्यूटली हंसते हुए अपना छोटा सा सर उठाया। तभी उसकी नजर चाली के पीछे खड़ी बेला पर गई। मम्मी चलो बेबी हम लंच करने चलते हैं। हम मम चलिए, लंच का टाइम हो चुका था। इसीलिए बेला के बोलने पर रावत और अकीरा ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। थोड़ी देर बाद वह सब लोग ऑफिस के ही कैंटीन में एक टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे, सिवाय चाली के। चाली बस एक टक बेला को घूर रहा था, जो कि अपने हाथों से बर्ती को खाना खिलाने में बिजी थी। चाली की नजरें खुद पर भांपते ही बेला ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या है अब तुम्हें, क्या हो गया? जवाब में चाली ने कुछ नहीं कहा, वह बस किसी नाराज बच्चे की तरह वर्तिका को घूरने लगा, जिसका गाल खाना की वजह से फला हुआ था। बेला ने चाली की नजरों का पीछा किया, फिर अचानक जैसे उसे कुछ समझ आ गया, बेला ने गहरी सांस लेकर खाना एक निवाला उठाया और फिर उसने वो निवाला चाली की तरफ बढ़ा दिया। लो खाओ। बेला की बात सुनते ही चाली की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत वो निवाला खा लिया। इसके बाद से बेला एक निवाला वर्तिका को खिलाती, दूसरा चाली को और तीसरा खुद खाती। खाने के बीच ही चाली ने बेला की तरफ पपाया सैलेड
का बोल बढ़ाते हुए कहा, सिस्टर बेला आपके ये पसंद है ना, इसे खाए, मैंने आपके लिए स्पेशली ऑर्डर करके बनवाया है। चाली की बात सुनते ही रावत ने दबी हंसी हंस करा कहा, चाली तुमने आखिर ये पपाया सैलेड ही क्यों बनवाया है, क्या तुम्हें नहीं पता प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना चाहिए। रावत की बातों को प्रोसेस करने में ही चाली को काफी वक्त लग गया, फिर उसने एकदम से कहा, प्रेगनेंसी में, पर एक मिनट, क्या कहा तुमने प्रेगनेंसी में, तुम्हारा मतलब सिस्टर बेला प्रेग्नेंट है? बिल्कुल, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? रावत ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वह ये जानकर काफी ज्यादा हैरान हो कि चाली को बेला की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से नहीं पता था, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। रावत पहले से ही इस बारे में जानता था। उसका अनजान बनने के पीछे भी एक साजिश थी। चाली ने रावत के साजिश में फंसते हुए एकदम से बेला को ऐसे घुरा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह दिया हो। चाली ने बेला वर्तिका और बेला के पेट के बारी बारी से घूरते हुए एकदम से भड़क कर कहा, सिस्टर बेला आप प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? चाली के मन से निकला शब्द सुनते ही हर कोई उसे अजीब नजरों से घूरकर देखने लगा। कब से शांत बैठी अकीरा ने चाली को कोल्डली घूरते हुए धीमे कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने बायोलॉजी में द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर दोबारा पढ़ लो और ऐसे मूर्खों जैसे सवाल पूछना बंद करो। तुम ऐसे में बॉस को ही एम्बेरेसमेंट की बात सुनकर और बेला की घूरती नजर पाकर चाली ने तुरंत खुद को करेक्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि आपके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और आपने खुद कहा था कि आपको और बच्चे नहीं चाहिए। तो फिर यह चाली के लिए हर वह इंसान सौतन और परम शत्रु के समान था जिसकी बेला की जिंदगी में खास जगह हो, या फिर जो बेला के करीब आए। अगर कोई इंसान बेला के करीब आता तो चाली इनसिक्योर फील करने लगता था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से बेला के आने वाले बच्चे के बारे में जानकर चाली धरती का सबसे दुखी और नाखुश इंसान बन गया था। असल में इसमें चाली की भी कोई गलती नहीं थी। बचपन से उससे हर उस इंसान को छीन लिया गया था जिससे उसे प्यार था। सबको खोने के बाद सिर्फ बेला ही चाली की जिंदगी में एक ऐसी इंसान बची थी जो उसके सबसे ज्यादा करीब थी और जिससे उसे दिल से प्यार था। वो बेला को किसी की भी वजह से खोना नहीं चाहता था। बहुत कम उम्र से ही बेला ने चाली को संभाला था। चाली के लिए उसकी माँ बाप भाई बहन दोस्त सब कुछ बेला ही थी। उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में पिरोया तो नहीं जा सकता था, मगर वह बहुत ज्यादा मजबूत और खास था। बेला ने चाली के मन में खाना का बड़ा सा निवाला टचते। पहली बात तो मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हैं चाली, तुम अपनी गिनती करना शायद भूल गए हो। और दूसरी बात, तुम्हें मेरे बच्चे से क्या दिक्कत है? तुम क्या चाहते हो मैं तुमसे परमिशन लेकर बच्चे प्लान करूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और मुझे आपके बच्चे से क्या दिक्कत होगी? मैं तो बस एक्साइटमेंट में पूछ रहा था। एक्साइटमेंट में हूँ? चाली को अपनी बातों से पलटा देख बेला ने आगे उससे ज्यादा बहस नहीं की। शाम का वक्त रॉक वेव सिटी एक साथ थी। हाईटेक चौपर हेलीपैड पर आकार लैंड हुई गार्ड्स के साथ ही चाली मिडल चौपर से बाहर आया। फिर कुछ वक्त बाद बेला उस चौपर से बाहर आए। वहां अक्षत पहले से ही बेला को रिसीव करने के लिए खड़ा था। बेला ने अक्षत की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए चाली से पूछा, क्या तुम्हें उस मास्टर माइंड के बारे में कुछ पता चला जिसने जोसेफ को एमा को मारने के लिए भेजा था? जवाब में चाली ने कहा, नहीं सिस्टर बेला, मैंने कल रात से ही अपने लोगों को उसे ढूंढने के काम पर लगाया है, मगर अब तक उस मास्टर माइंड का कोई सुराग नहीं मिला। आई थिंक वो इंसान जो भी है बहुत शातिर है। उसने अपने पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ा है। अगर मैं आपके कहने पर डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो मुझे भी यही लगता कि जोसेफ ने एम को अपने ईगो और पैसों के लिए मारा है। चाली की बात सुनकर बेला ने गंभीरता से कहा, चाली पूरी दुनिया जानती है कि एमा मेरी कजिन है। कोई भी एरा गैरा इंसान एम को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। एम का मर्डर ऊपर से जितना सुलझा हुआ लग रहा है, असल में उतना भी सुलझा हुआ नहीं है। तुम जल्द से जल्द उस मास्टर माइंड के बारे में बता करो, वह हम पर दोबारा कोई हमला करें उससे पहले ही मुझे वह मास्टर माइंड मेरे कदमों में चाहिए। एक और बात, अंकल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन बातों का ख्याल रखूंगा। मिस्टर लूक रिचर्ड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। जवाब में चाली ने कहा, अब तक वह दोनों अक्षत के पास आ चुके थे। अक्षत ने मुस्कुराकर बेला को कहा, कांग्रेचुलेशन भाभी जी। अक्षत की बात सुनकर बेला ने कंफ्यूजन में पूछा, कांग्रेचुलेशन किस चीज के लिए? आपकी प्रेगनेंसी के लिए भाभी जी, और किस लिए? अक्षत ने कहा। अक्षत की सुनकर बेला ने कहा, ओह थैंक यू। वैसे कहाँ
थे इतने दिनों से आप अक्षत जी कई हफ्तों से दिखाई नहीं दे रहे थे अपनी वाइफ के वापस आते ही आप तो हम सबको भूल ही गए हो। बेला की बात सुनते ही अक्षत ने हल्का शर्मा कर कहा, नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल यहाँ का काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए आप लोगों से मिलने आने के लिए फुर्सत नहीं मिला। आजकल बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं यहाँ, अजीब चीजें मतलब मैं क्या ही कहूँ अब भाभी जी। कुछ दिनों पहले हमारी एक कार्गो शिप अचानक पैसिफिक ओशन से गायब हो गई थी। उस शिप से लास्ट टाइम एक आखिरी सिग्नल जो छोड़ा गया था, उसके मुताबिक वह शिप ओशन के सदर्न साइड किसी साइक्लोन में फंस गई थी। शिप जब अचानक रद से गायब हो गई तब हमें लगा कि वो शिप कहीं साइक्लोन की वजह से समुद्र में डूब गई होगी, मगर जब हमारे ड्राइवर्स समुद्र में उस जगह इन्वेस्टिगेशन के लिए पानी में उतरे तो हमें उस शिप का एक मलबा तक नहीं मिला। अक्षत इतना कहने के बाद बेला और चार्ली के साथ चेयरमैन केबिन में जाने के लिए एलिवेटर के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने आगे कहा, हमारे ड्राइवर्स को एक तो शिप का मलबा तक नहीं मिला, ऊपर से हमारे वो ड्राइवर्स भी शिप का मलबा ढूंढने के क्रम में उस जगह से अचानक कहीं गायब हो गए जहां से शिप गायब हुई थी। यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वह शिप और ड्राइवर्स कहां गायब हो गए। कई लोग तो कह रहे हैं कि पैसिफिक ओशन के सदर्न साइड में बर्मा ट्रायंगल जैसा कुछ है, अब पता नहीं उस जगह की असलियत क्या है, मगर जो भी हो यह मामला बहुत उलझा हुआ है। अब समुद्र को आज तक कोई इंसान पूरी तरह एक्सप्लोर भी नहीं कर पाया है। उसकी गहराई में कितने राज दफन है ये भी बता पाना मुश्किल है। अक्षत की पूरी बात सुनने के बाद बेला ने कहा, यह मामला तो सच में काफी ज्यादा उलझा हुआ है, शायद इसकी वजह से ही कार्तिक नानी माँ की फ्यूनरल छोड़कर यहाँ आ गया। हम बेला की बात पर सहमति जताते हुए अक्षत ने अपना सर हाँ में हिला दिया। बेला को चेयरमैन केबिन के बाहर छोड़ने के बाद अक्षत जबरदस्ती चार्ली को अपने साथ लेकर ट्रेनिंग बेस में चला गया। बेला ने केबिन का डोर नॉक किया तो अंदर से एक गहरी ठंडी आवाज आई, कम इन मिसेस श्रेया। कार्तिक कपूर। बेला ये सुनते ही केबिन के अंदर आए। कार्तिक ग्लास वॉल के पास खड़ा दूर कहीं गौर देख रहा था। उसका दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में था। उसकी बैक प्रोफाइल भी उतनी ही स्टनिंग थी जितना उसका चार्मिंग चेहरा था। नॉर्मल सफेद शर्ट, टाई और पैंट में भी कार्तिक किसी देवता के भांति दिखाता था। बेला चलकर कार्तिक के पास आई। उसने देखा कि कार्तिक एक टक समुद्र को घूर रहा है। बेला ने हल्का मुस्कुराकर पूछा, क्या समुद्र मुझसे ज्यादा सुंदर है? बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने अपना हाथ आगे बाया और बेला को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। बेला सीधा कार्तिक के मजबूत बाहों से जाओ लजी। उसके दोनों हाथ अपने आप ही कार्तिक के कठोर सीने पर जा टिके थे। कार्तिक ने झुककर बेला की नाक से अपनी नाक रब करते हुए लो वॉइस में कहा, नथिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन यू सोल इन योर बॉडी टू में वाइफी। कार्तिक की आखिरी बात सुनते ही बेला का सुंदर चेहरा लाल होने लगा। करीबी की वजह से उनकी गर्म गहरी सांसें आपस में उलझ रही थी। बेला ने कार्तिक के कंधे पर हल्का मारकर कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी कार्तिक, मगर तुम तो बिल्कुल सीरियस होकर बेशर्म रोमियो जैसी रोमांटिक लाइंस बोलने लगे। बेला की बात सुनने के बाद कार्तिक ने उसे वॉल से लगा दिया। उसके दोनों हाथ बेला की पतली कमर में लिपटे हुए थे। कार्तिक ने बेला की तरफ झुककर कहा, मैं किसी और की जैसी लाइनस नहीं बोल रहा हूँ वाइफी, मेरे लिए सच में तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। कार्तिक की सिलेक्टिव आवाज अब बेहद ही गंभीर हो गई थी, मानो वह अपने शब्दों को लेकर बेहद ही सीरियस हो। बेला की हार्ट बीट बुरी तरह बढ़ चुकी थी। उसे अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। बेला ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा मुझे समीर और नेहा से मिलना है, उन दोनों की कंडीशन अब कैसे है? बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहा, समीर की कंडीशन में काफी सुधार आया है, उसे जल्द ही रिहाई मिल जाएगी, मगर नेहा वह पूरी तरह कभी ठीक नहीं हो सकती है। रूल्स के मुताबिक उसे अगली एनिवर्सरी पर मार दिया जाएगा। कार्तिक की आखिरी बात सुनते ही बेला के भावों में तेज बदलाव आ गया। उसके हाथों की पकड़ कार्तिक के शर्ट पर भी कस गई थी। बेला ने हैरानी के साथ कहा, पर वंश और समीर तो ठीक हो गए हैं, फिर नेहा क्यों ठीक नहीं हो सकती है? वाइफी, वंश शुरू से ही मेंटली स्ट्रांग था। रून उसे उस वक्त भी पूरी तरह हिप्नोटाइज नहीं कर पाया था। समीर की सिचुएशन भी वंश जैसी ही थी। वो दोनों मेंटली स्ट्रांग थे, मगर नेहा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वह बहुत ज्यादा वीक है। उसे ठीक नहीं किया जा सकता है और उसे जिंदा छोड़ना भी नए तरुण को जन्म देने जैसा होगा, इसीलिए उसका मरना जरूरी है। कार्तिक ने बेला को समझाया, जिसे सुनकर
बेला का दिल धक से रह गया। भले ही नेहा बेला की सगी बहन नहीं थी, मगर बेला उसकी मौत नहीं चाहती थी। उसकी माँ उसके डैड के बाद नेहा की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी नजरों में तो नेहा भी उनकी ही बेटी थी। बेला ने कार्तिक को उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा, क्या नेहा को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? कार्तिक बेला के सवाल पर कार्तिक ने लंबी खामोशी के बाद कहा, एक आखिरी रास्ता है वाइफी। कौन सा रास्ता बताओ मुझे कार्तिक, कौन सा रास्ता है? बेला बेसब्र थी कार्तिक का जवाब जानने के लिए। कार्तिक ने झुककर बेला के होठों के कोने पर किस करके कहा, तुम्हें रॉक वेव वापस ज्वाइन करना होगा वाइफी, यह आखिरी रास्ता है। अगर तुम रॉक वेव ज्वाइन कर लोगी तो नेहा को मारा नहीं जाएगा, उसे जिंदगी भर के लिए प्रजन में रखा जाएगा और उसे सारी सुख सुविधा वही मिलेगी, वरना उसे अगली एनिवर्सरी पर मार दिया जाएगा। कार्तिक की ये बात सुनते ही बेला की आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। उसकी सुंदर आंखों में संदेह के बादल उमड़ आए थे। बेला ने कार्तिक को घूरते हुए पूछा, कार्तिक तुम कहीं नेहा का यूज तो नहीं कर रहे हो ना, मुझे मजबूर करना के लिए, ताकि मैं रॉक वेव दोबारा से ज्वाइन कर लूं? बेला की बात पर कार्तिक ने बिना भाव के उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वाइफी अगर मुझे तुम्हें मजबूर करना होता तो मैं नेहा का नहीं बल्कि समीर का यूज करता। फिलहाल जो सच है मैं तुम्हें वह बता रहा हूँ। वैसे भी आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। मैं तो तुम्हें कहूंगा कि नेहा के बारे में ज्यादा मत सोचो, वह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, उल्टा उसके माँ बाप की वजह से तुम्हें बचपन में कितना सफर करना पड़ा था। मरने दो उसे, तुम बहुत ज्यादा क्रूएल हो कार्तिक, आई नो। वाइफी कार्तिक के होठों पर हल्की चार्मिंग मुस्कान देख बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उन दोनों से मिलने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे या फिर मैं अकेले जाऊं? नहीं, मैं भी चल रहा हूँ, रोको कार्तिक ने कहा। फिर उसने अपने वर्क डेस्क के ड्रेस से एक छोटी सी डिवाइस निकली और उसने उस डिवाइस को अपने गर्दन और कान के बीच में लगाकर उस पर एक बार क्लिक किया। कार्तिक के ऐसा करते ही उसके हैंडसम चेहरे के आसपास एक काला डिजिटल मास्क क्रिएट हो गया, जिसकी वजह कोई कार्तिक का चेहरा तो नहीं देख सकता था, मगर का सब कुछ क्लियर देख सकता था। बेला ने उस मास्क को धीरे से छूते हुए कहा, यह मास्क पहले वाले से अच्छा है, इसका डिजाइन भी बढ़िया है। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ते हुए जवाब में कहा, हम इसे अक्षत ने बनाया है, उसे पुराना वाला मास्क पसंद नहीं था, इसीलिए कार्तिक की बात पर बेला ने कुछ नहीं कहा। वह दोनों केबिन में ही मौजूद सीक्रेट एलिवेटर के जरिए रिहैब सेंटर में जाने वाले थे। तभी केबिन का डोर नॉक हुआ। कार्तिक ने कम इन कहा तो ली हुआ केबिन के अंदर दाखिल हुई। कार्तिक ने अब तक बेला का हाथ छोड़ा नहीं था। ली हुआ की नजर जैसे ही कार्तिक और बेला के हाथों पर गई, वैसे ही उसका सुंदर काला पद गया और उसकी आंखें उन दोनों के हाथों पर जाकर टिक गई। हालांकि चेहरे पर मास्क होने की वजह से कार्तिक या बेला उसके चेहरे के भावों को देख नहीं पाए। कार्तिक ने ली हुआ से कोल्डली पूछा, एनी प्रॉब्लम? जवाब में ली हुआ ने अपना होश संभालते हुए कहा, चेयरमैन सर, मैं आपको मैडम रिचर्ड के बारे में ही बताने आई थी, मगर मैडम रिचर्ड तो पहले से ही यहाँ है। ली हुआ की बात सुनकर कार्तिक ने कठोर लहजे में कहा, यू गो एंड लुक इट अदर थिंग्स, आई विल हैंडल हर। कार्तिक की बात सुनकर लिहुआ ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वो एक नजर कार्तिक और बेला के हाथों की तरफ देखने के बाद वहां से चली गई। बेला ने उसके जाते ही कार्तिक को घूरकर कहा, कार्तिक तुम मुझे बदनाम करने पर क्यों भिड़े हो? बेला की बात सुनते ही कार्तिक ने कंफ्यूजन में पूछा, व्हाट डू यू मीन वाइफी? मैंने तुम्हें कब बदनाम किया? कार्तिक की कंफ्यूजन दूर करते हुए बेला ने उसकी ओर अपने हाथ की तरफ इशारा करके कहा, अब अगर रॉकवे का चेयरमैन सरम मेरा हाथ ऐसे पकड़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे? कार्तिक हर कोई ये तो नहीं जानता है ना कि मेरा पति ही रॉक वेव का चेयरमैन है। वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं अपने पति चीट कर रही हूँ और रॉक वेव के चेयरमैन के साथ मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। मेरे साथ साथ तुम भी इसके लिए बदनाम होगे। बेला की बात सुनकर कार्तिक शैतानिया से मुस्कुराया। फिर उसने बेला को कमर से पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वाइफी तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी तुम्हारे साथ बदनाम होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बदनाम होने के लिए रेडी हूँ। कार्तिक की बेशर्मी भरी बातें सुनकर बेला शब्दहीन हो गई। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं जुट रहे थे। उसका पति दुनिया का इकलौता इंसान था जिसे अपनी बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई दिक्कत ही नहीं थी। वाइस प्रेसिडेंट का बन ली हुआ केबिन के अंदर आते ही वहां मौजूद सभी सामानों को तोड़ने फोड़ने लगी। उसकी आंखों गुस्से से लाल नजर आ रही थी। ली हुआ के डैड जो पहले से ही उस
केबिन में मौजूद थे। उन्होंने लिहुआ को रोकते हुए कहा, हुआ क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जवाब में लिहुआ ने वर्क डेस्क को लात मारकर गेंद की तरह हवा में उछाल कर कहा, डैड मुझे बेला रिचर्ड को जान से मारना है। क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो, वो भी चेयरमैन की नजरों में आए बगैर? लिहुआ की डिमांड सुनते ही उसके डैड की आंखें फैल गई। डर और हैरानी उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उन्होंने पूछा, हुआ क्या हुआ है, तुम्हें ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? क्या तुम्हें आइडिया भी है? मैडम रिचर्ड क्या है, भले ही वह रॉक वेव में नहीं है मगर उन्हें अब भी ऑफेंड नहीं किया जा सकता है। वह चेयरमैन के बहुत करीब है और हाई चेयर में भी उनकी वैल्यू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तुम भले ही वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी हो मगर तुम यहाँ के लोगों के दिल में मैडम रिचर्ड जैसी जगह अब भी नहीं बना पाई हो। वो पिछले 10 साल से रॉक वेव के लिए काम करती थी। ऐसे फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, यही तुम्हारे और हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा। मिस्टर ली की बात सुनकर हुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। गुस्सा, लाचारी, डर और बेचैनी जैसे अनगिनत भाव उसके सुंदर चेहरे पर नजर आ रहे थे। हुआ ने अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, डैड पता नहीं कैसे पर बेला रिचर्ड मेरी असल आइडेंटिटी जान चुकी है। अगर यहाँ किसी को भी इस बारे में पता चला तो मैं अपनी पोजीशन खो दूंगी। मुझे रॉक वेव से निकाल दिया जाएगा या फिर हो सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग ये लोग मुझे और आपको मार भी दे। हुआ की बात सुनते ही उसके डैड के चेहरे का रंग अड़ गया। अब उनके बूढ़े चेहरे को भी चिंता और बेचैनी के बदलों ने धन दिया था। रॉक वेव के 5 सबसे ताकतवर हथियार थे। पहला, पैसा जो सबका मुंह बंद कर देता था। दूसरा, पावर जिसका कोई अंत नहीं था। तीसरा, दहशत जो लोगों को मानसिक रूप से अपने काबू में करता था। चौथा, अंगन रहस्य जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता मगर जान नहीं पाता था। आखिरी और पांचवा, नियम जिसकी सख्ती रॉक वेव के अखंडता की नींव थी। अक्सर जो लोग रॉक वेव के नियम के हिसाब से काम नहीं करते थे उन्हें सजा एक मौत दी जाती थी। हुआ की असली पहचान के बारे में बेला को पता होना रॉक वेव के नियम के विरुद्ध था। ऐसे में अगर यह बात हाई चेयर को पता चल जाती तो हाई चेयर ली हुआ से एक तो उसकी पोजीशन छीन लेती। ऊपर से ली हुआ और उसके परिवार के हर उस सदस्य को मार दिया जाता जिसके ताल्लुकात रॉक वेव से थे। ली हुआ के डर की वजह भी यही थी। जब से बेला ने उसे उसके असली नाम से बुलाया था तब से ली हुआ डरी हुई और बेचैन थी। रिहेब सेंटर विजिटिंग रूम के अंदर बेला और समीर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। समीर की उम्र तकरीबन 28 साल की थी। उसकी आंखें ठीक बेला की तरह ही काली और सफेद थी। उसके चेहरे और अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स में बेला को हमेशा अपने डैड की छवि दिखती थी। इसलिए बेला को उससे बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा प्यार और लगाव था। अच्छी डाइट और मस्कुलर बॉडी की वजह से समीर अपनी उम्र से 5-6 साल छोटा ही दिखता था। पिछले आधा घंटा से वह दोनों वैसे ही एक दूसरे के आमने सामने खामोशी से बैठे हुए थे। बेला ने वहां फैली खामोशी को तोड़ने की पहल करते हुए कहा, जब अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊंगी तब हम साथ में घर वापस चलेंगे। बेला की बात सुनकर समीर ने अपना सर हल्का हाँ में हिला दिया। फिर उसने कुछ पल रोककर धीमे स्वर में पूछा, मॉम और दादाजी कैसे हैं? जवाब में बेला ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, वो दोनों ठीक है मगर वह दोनों तुम्हें बहुत याद करते हैं। जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर हम साथ मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। वह दोनों तुम्हें वापस देखकर बहुत खुश होंगे। बेला की बात सुनकर समीर बस फीका मुस्कुरा दिया। बेला ने उससे काफी देर तक बातें की। इस बीच कार्तिक पूरे समय ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा ग्लास की दूसरी तरफ से बेला को देख रहा था। उसके 2 उंगली के बीच सिगार सुलग रही थी और उसका हाथ चेयर के आर्म रेस्ट पर टिका हुआ था। वह लापरवाह और आकर्षक एक साथ दिख रहा था। तकरीबन 1 घंटा बाद कार्तिक ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी टाई ढीली करते हुए उसने विजिटिंग रूम का डोर ओपन किया। कार्तिक का चेहरा मास्क से कवर्ड था इसीलिए समीर उसे पहचान नहीं पा रहा था। कार्तिक चलकर बेला के करीब आया और उसने बेला की कलाई पकड़ते हुए कहा, टाइम अब चलो। अब कार्तिक की बात सुनकर बेला ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर वह अपनी जगह से उठ गई। समीर की तीखी नजर इस बीच कार्तिक के उस हाथ पर ही टिकी हुई थी जिससे उसने बेला की कला पकड़ रखी थी। बेला ने प्यार से समीर को देखकर कहा, अगले हफ्ता मिलते हैं। बेला की बात सुनकर समीर ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीमे स्वर में कहा, श्रेया दी मुझसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अकेले में अकेले शब्द पर समीर ने कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। बेला ने कार्तिक को देखकर कहा, प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर मेरा वेट कर लो। मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट।
के लिए कार्तिक ने बेला की इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसने एक बार कोडली समीर को घूरा, फिर वह बाहर चला गया। बेला ने समीर की तरफ अपना रुख करते हुए पूछा, हाँ बोलो समीर, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? जवाब में समीर ने हल्की हिचकचाती आवाज में कहा, ओम श्रेया दी, आप उस आदमी से थोड़ा दूर रहा कीजिए। लोग आप लोगों को गलत समझ सकते हैं। लोग आपके रिश्ते को। समीर की अधूरी और हिचकिचान करा बेला ने गंभीरता से पूछा, समीर क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? बेला की बात सुनकर समीर कुछ बोलने के बजाय बेला से अपनी नजरें चुराने लगा। बेला ने दोबारा उससे सख्ती से पूछा, समीर मैंने तुमसे कुछ पूछा है? जवाब में इस बार समीर ने उसी तरह अपनी नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, वो श्रेया, यहाँ लोग आपके और चेयरमैन के रिश्ते को लेकर बातें बनाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आप उस आदमी से थोड़ा दूर रहा करो। मुझे नहीं पसंद कोई आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। समीर की बात सुनकर बेला को कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। हालांकि कोई जवाब तो उसे समीर को देना ही था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, समीर दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, मेरे और चेयरमैन के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है। बेला का जवाब सुनकर समीर बगैर कुछ कहे अपनी चेयर से उठा और उसने बेला को हक कर लिया। बेला ने हल्का मुस्कुराकर उसका पीठ थपथपाते हुए कहा, अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना। बाहर आने के बाद बेला की नजर कार्तिक पर गई, जो कि वॉल से टिककर खड़ा था। बेला उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगी। वो नेहा से नहीं मिल सकती थी क्योंकि नेहा की कंडीशन बहुत क्रुशल थी। वह अपने आसपास आने वाले लोगों पर अटैक कर देती थी, उन्हें नोचने और काने के लिए दौड़ती थी। बेला ने अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ाया था, तभी कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ना चाहते हुए भी बेला को कार्तिक के कंधों को पकड़ना पड़ा, वरना वह खुद को संभाल नहीं पाती। उनके आसपास कई सारे गार्ड्स थे जो कि अपने क्रूर चेयरमैन का यह एक्शन देखकर हक्के बक्के रह गए थे, मगर उन लोगों ने कार्तिक और बेला की तरफ ज्यादा देर तक देखते रहने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। बेला ने कार्तिक को आंख दिखाते हुए कहा, चेयरमैन सर, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आपने मुझे ऐसे क्यों उठाया? अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वह क्या सोचेगा हमारे बारे में? अभी के अभी नीचे उतारिए मुझे। कार्तिक ने बेला की बातें सुनी, मगर उसने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना कदम उसी एलिवेटर की तरफ बढ़ा दिया जिससे वो लोग वहां आए थे। बेला अब धर्म संकट में फंस चुकी थी। हालांकि उसे बाकियों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता था, उसे बस समीर की फिक्र थी। बेला बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसका छोटा भाई उसे गलत समझे। बेला लगातार कार्तिक को खुद को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किए जा रही थी, मगर कार्तिक ने तो जैसे उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कसम खा रखी थी। वह उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कार्तिक बेला को लेकर जैसे ही अपने एलिवेटर के पास आया, वैसे ही उसके एलिवेटर के बगल वाला एलिवेटर खुला और ली हुआ उसके अंदर से बाहर आई। उसके साथ हाई चेयर के कुछ मेंबर्स भी थे। बेला ने उन सबको देखते ही अपना चेहरा कार्तिक के चेस्ट में छिपा लिया, मगर क्या इससे कोई फायदा होने वाला था? बिल्कुल नहीं। उसकी व्यक्तित्व ऐसी नहीं थी जो सिर्फ चेहरा छिपा लेने पर लोगों को गुमराह कर दे। पहले तो ली हुआ और बाकी हाई चेयर के मेंबर्स, लड़की वह भी बेला, रिचर्ड को अपने चेयरमैन के बाहों में देखकर हैरान हुए, मगर फिर उन लोगों ने तुरंत ही अपना होश संभालते हुए सर झुकाकर कार्तिक को ग्रीट किया। गुड इवनिंग चेयरमैन। जवाब में कार्तिक ने उन लोगों की तरफ बस एक नजर देखा, फिर वह बगैर कुछ कहे बेला को लेकर अपने एलिवेटर के अंदर चला गया। कार्तिक के वहां से जाते ही उन लोगों के बीच गॉसिप होनी शुरू हो गई, जो कि साइंटिफिक थी। क्या चेयरमैन और मैडम रिचर्ड के बीच कुछ चल रहा है? तुम्हें देखकर क्या लगा? क्या उनके बीच कुछ चल नहीं रहा होगा? देखकर तो लगता कि उनके बीच कुछ चल रहा है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम रिचर्ड तो ऑलरेडी मैरिड है। क्या ऐसा हो सकता है कि चेयरमैन के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो? हम मत ऐसा हो भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। वैसे भी मैडम रिचर्ड कितनी सुंदर है, शायद चेयरमैन खुद को उनकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक ना पाए हो, पर फिर भी वह मैरिड है तो क्या हो गया है? आजकल के टाइम में ये काफी नॉर्मल बात है। और वैसे भी अगर किसी लड़की को हमारे चेयरमैन का टेंशन मिलेगा तो वह क्यों ही अपने साधारण पति के साथ रहना चाहेगी? हेचन ये भी है, मगर मैं सोच रही थी कि क्या मैडम रिचर्ड ने चेयरमैन का असली चेहरा देखा होगा? मेरा मतलब अगर वह चेयरमैन सर के इतने ही करीब है तो उन्होंने जरूर चेयरमैन का असली चेहरा भी देखा होगा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? बेड पर तो चेयरमैन सर अपना मास्क निकालते ही होंगे।
एक हाई चेयर मेंबर ने दबी हंसी हंसकर मजा किया लहजे में कहा, अपने आसपास हो रही गॉसिप्स को सुनकर लिहुआ ने अपनी मुठिया भींच ली। फिर वो तेज कदमों के साथ वहां से चली गई। उसके लिए उन लोगों की बातें सह पाना मुश्किल हो गया था। उनकी बातें लिहुआ के कान में गर्म लावे की तरह उतर रही थी। ओपेरा पैलेस। कार्तिक ने सीधा बेला को अपने बेडरूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। बेला ने कार्तिक को बुरी तरह घूरते हुए कहा, तुम्हें आइडिया भी है तुमने अभी अभी क्या किया है? कार्तिक, वहां मौजूद लोग हमारे बारे में ना जाने अब क्या क्या सोच रहे होंगे। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपना टाई निकालते हुए बिना भाव के कहा, वो लोग वही सोच रहे होंगे जो सच है वाइफी। कार्तिक की बात सुनते ही बेला भड़क उठी, मैं अच्छे से जानती हूँ, मगर उन्हें वह नहीं सोचना चाहिए था जो वह लोग इस वक्त सोच रहे होंगे। कार्तिक, ऐसे में उन लोगों को तुम्हारी असल आइडेंटिटी के बारे में पता चल सकता है। तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो कार्तिक? तुमने ये सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछना तक जरूरी नहीं समझा? कार्तिक, जो अपने शर्ट के बटन्स खोल रहा, उसके हाथ बेला की आखिरी बात सुनते ही रुक गए। कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर गहराई से बेला की तरफ देखा, जो कि उसके ठीक सामने बैठी हुई थी और उसे लगातार डांटे जा रही थी। कार्तिक एकदम से बेला की तरफ झुका। उसकी गहरी नीली आंखों में डार्क इंटेंट साफ देखी जा सकती थी। ना चाहते हुए भी बेला बीच में ही चुप हो गई और उसे पीछे की तरफ झुकना पड़ रहा था। कार्तिक की आंखों की डार्कनेस ने उसकी हॉट बीट तेज कर दी थी। कार्तिक ने बेला की आंखों में एक तक घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने मुझसे पूछा था वाइफी? क्या तुमने मुझसे विजिटिंग रूम से बाहर निकलने के लिए बोलने से पहले पूछा था कि मैं वहां से बाहर जाना चाहता हूँ भैया? नहीं। कार्तिक की यह बात सुनते ही बेला की सुंदर सफेद आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। कार्तिक के लगातार उसकी तरफ झुकते रहने की वजह से बेला अब तक पूरी तरह बेड पर लेट चुकी थी और कार्तिक उसके ऊपर छाया हुआ था। बेला ने कार्तिक के सीने पर अपना दोनों हाथ टिका हुए कहा, तो तुमने सिर्फ इसके लिए इतना बड़ा बखेरा खड़ा किया? हम क्या हो तुम? कार्तिक, योर हस्बैंड वाइफी, कार्तिक ने कहा। उसकी आवाज धीमी और बेहद ही आकर्षक थी। कार्तिक ने बेला की चीन पकड़ी। वह बेला को किस करने ही वाला था, तभी अचानक उनके कान में एक धीमी प्यारी आवाज गूंजी, जी डैडी डोंट डू दिस, मम्मी को चोट लग जाएगी। जानी पहचानी आवाज को सुनते ही बेला और कार्तिक ने एक साथ सर घुमाकर आवाज की दिशा में देखा तो उनकी नजर दरवाजे के पास खड़ी छोटी सी वर्तिका पर गई, जो अपनी मासूम आंखों में चिंता लिए उन दोनों को ही देख रही थी। वर्तिका ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका हुए दोबारा कहा, प्लीज डोंट हर्ट मॉमी डैडी, शी इज सो डेलिकेट। वर्तिका की मासूमियत भरी बातें सुनकर जहां बेला के चेहरे हल्की मुस्कान आ गई, वहीं कार्तिका का एब्सोल्यूट हैंडसम चेहरा एकदम से काला पड़ गया। वह तो अपनी वाइफ को किस करना चाहता था, मगर इसी चक्कर में उसकी बेटी उसको एक अबूसिव हस्बैंड समझ बैठी थी। हालांकि वर्तिका की जगह अगर रेयांश या आदित्य होता तो कार्तिक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर वर्तिका वो उसकी बेटी थी और जैसा कि सब कहते हैं, बेटी अब आपको ज्यादा प्यारी होती है। कार्तिक को भी वर्तिका ज्यादा प्यारी थी। वर्तिका की नजरों में तो कार्तिक एक संत था जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता था। कार्तिक तुरंत बेला के ऊपर से हट गया और उसने वर्तिका को अपनी गोद में उठा लिया। वर्तिका अपने छोटे छोटे लाल होठों का पाउट बनाए कार्तिक को ही घूर रही थी। नाराजगी और गुस्सा उसकी गोटी जैसी आंखों में साफ साफ देखी जा सकती थी। कार्तिक ने प्यार से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को संवार हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। ओके आस्क्य मॉमी, मैं तो उसे प्यार कर रहा था। कार्तिक की सफाई सुनकर वर्तिका ने बेला की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो बेला ने कार्तिक की मुश्किल बढ़ाने के इरादे से मायूस चेहरा बना लिया और अपना सर किसी पीड़ित इंसान की तरह झुका लिया। वर्तिका को बेला के सांझे में आते ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने कार्तिक को नाराज नजरों से घूर कर कहा, डैडी मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यू आर अ बैड डैड, यू डिस्पे मी। कार्तिक, जिसे जमीन और आसमान के फट जाने पर भी कोई नहीं पड़ता था, अपनी बेटी की बेबुनियाद इल्जाम सुनकर उसके हैंडसम चेहरे पर शिकन की लकीरें खींच गई। कार्तिक ने बेला की तरफ देखा, जो छिपी मुस्कान के साथ उसकी तरफ ही देख रही थी। शायद यह उसका रिवेंज था। कार्तिक ने कहा, वाइफी डोंट डू दिस, बताओ इसे, मैं तुम्हें हट नहीं कर रहा था। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने झूठी हैरानी के साथ कहा, कार्तिक, क्या तुम मुझे ऐसे आंख दिखाकर झूठ बोलने के लिए धमका रहे हो? बेला की बात सुनते ही वर्तिका मुंह बिचक कर कार्तिक को ऐसे देखने लगी जैसे कार्तिक दुनिया का सबसे पापी स्ती इंसान हो। दूसरी तरफ दूर कहीं समुद्र के बीचों बीच तेज तूफान जैसा माहौल था।
वहां हवाएं तेज चल रही थी और समुद्र का पानी ऐसे उछाल मार रहा था जैसे मानो धरती पर विनाशकारी प्रलय आने वाला हो। उसी में तूफान समुद्र से गुजर रही किसी अज्ञात शिप की डेग पर एक लंबी चौड़ी काठी वाला इंसान अशोक स्तंभ की भांति अडिग खड़ा था। उस इंसान की आंखें सुर्ख थी, कपड़े हवा की बहाव के साथ ऐसे उड़ रहे थे जैसे अभे फटकर उसके शरीर से नीचे गिर जाएंगे, मगर इन सब से उस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तूफान के बीच ही वह इंसान एक एक कर अपना कपड़ा निकाल आने लगा। उसके मस्कुलर बॉडी पर अजीब अजीब सी टैटू बनी हुई थी जिसका मतलब समझ या समझा पाना मुश्किल था। अपना सारा कपड़ा निकालने के बाद वह इंसान शॉर्ट्स में ही उस जानलेवा समुद्री लहरों के बीचों बीच कूद गया। शॉकिंगली वह इंसान जैसे ही समुद्र में कूदा वैसे ही समुद्र की लहरें शांत हो गई, आसपास की तूफानी हवा रुक गई और वहां का वातावरण बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मानो वहां कोई तूफान आया ही ना हो। तकरीबन 2 घंटा बाद वह लाल आंखों वाला इंसान दोबारा से उसी डेग पर खड़ा था जहां से वह कूदा था। कैमल क्रीम कलर सूट में वह काफी आकर्षक दिख रहा था। उसके दांतों के बीच मोटी सिगार फंसी हुई थी और उसकी लाल आंखें समुद्र को ऐसे देख रही थी जैसे वह आंखों से ही उसकी लंबाई और गहराई माप रहा हो। बगल में खड़े सबोर्डिनेट ने सर झुकाकर उससे कहा, सम्राट मैडम रिचर्ड के बारे में और कुछ बातें पता चली है जो मुझे लगता है आपको जाननी चाहिए। जवाब में उस इंसान के 2 शब्द कहा, बोलते जाओ। सबोर्डिनेट ने अदब के साथ आगे कहा, सम्राट मैडम रिचर्ड शादीशुदा है। उनके पति का नाम कार्तिक कपूर है। 6 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी। उनके 2 जुड़वा बेटे हैं जो कि फिलहाल रॉयल अकेडमी में पढ़ते हैं। उनकी उम्र 12 साल है और उनकी एक बेटी भी है जो कि 4 साल की है। सबोर्डिनेट की बात सुनते ही उस इंसान की कठोर लाल आंखों में हल्की हलचल हुई और उसने ठंडे स्वर में पूछा, 6 साल पहले शादी और 12 साल के बच्चे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब में सबोर्डिनेट ने हल्का हिचहिचा कर कहा, सम्राट इस दुनिया के नियम थोड़े अगल है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चला कि इंसानों को शादी के पहले बच्चे करने में कोई मनाही नहीं होती है। यहाँ के लोग इन मामलों में स्वतंत्र होते हैं। आज से 13 साल पहले किसी इंसान ने मैडम रिचर्ड को ड्रग दे दिया था और अनजाने में उन्होंने कार्तिक कपूर के साथ रात गुजार ली। उनके दोनों जुड़वा बेटे उसी रात का नतीजा है। बाद में 6 साल बाद जब वह दोनों दोबारा मिले तो अपने बच्चों के खातिर मैडम रिचर्ड ने कार्तिक कपूर से शादी कर ली। सबोर्डिनेट की पूरी बात सुनने के बाद उसके सम्राट ने अपनी मुठिया भींच ली। उसके आंखों की लालिमा भी बढ़ चुकी थी। सम्राट ने पूछा, ये कार्तिक कपूर कौन है? सम्राट कार्तिक कपूर एक बिजनेसमैन है। उसके पिता इंडियन थे और उसकी मां प्रिंसेस लीसा है जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से आती है। कुछ सालों पहले ब्रिटेन की महारानी ने ना क्यों अपनी सारी विरासत कार्तिक कपूर के हाथों में सौंप दी। फिलहाल कार्तिक कपूर एक बिजनेसमैन होने के साथ ही ब्रिटेन का किंग भी है। एक और बात, सम्राट कार्तिक कपूर ने कुछ सालों पहले चेयरमैन को ऑफेंड किया था। रॉक वेव उससे बहुत नाराज हुई थी, मगर मैडम रिचर्ड की वजह से चेयरमैन ने उसे माफ कर दिया। सब कहते हैं कि मैडम रिचर्ड चेयरमैन के काफी करीब है। शायद उन्होंने चेयरमैन का चेहरा भी देखा है, सबोर्डिनेट ने कहा, जिसे सुनकर उसके सम्राट के होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। सम्राट ने हल्की आवाज में खुद से बुदबुदा कर कहा, कार्तिक कपूर अपनी बीवी के पलू में छिपने वाला काय इंसान, इसके साथ रहने से ज्यादा बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो। लाभ मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा और तुम्हारे पलू के पीछे भी नहीं छिप, बजाय इसके तुम मुझ पर गर्व महसूस करोगी क्योंकि मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा, ना कि तुम्हारे उस नकारा पति की तरह तुम्हारे पलू में छिप जाऊंगा। तुम्हें कभी मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ख्याली दुनिया से बाहर आते हुए सम्राट ने कठोर लहजे में कहा, मुझे बेला रिचर्ड चाहिए। अपने सम्राट की बात सुनकर सबोर्डिनेट बोला, परसों तक वो आपको मिल जाएगी। सम्राट हम्म कुछ पल की खामोशी के बाद सम्राट ने कहा, साम्राज्य की कोई नई खबर? क्या चल रहा है वहां इस वक्त? सबोर्डिनेट ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, कल ही आपके सौतेले भाई का राज तिलक हुआ है। सम्राट, सुनने में आया है कि वक्त आ चुका है, अब साम्राज्य बाहर आने की तैयारी में जुटी है। अपने सबोर्डिनेट की बात सुनते ही सम्राट के चेहरे पर कुटिल मुस्कान उभर, जो ना जाने अपने अंदर कितने राज दफन किए बैठी थी। समुद्र को दोबारा से घूरते हुए सम्राट ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, ये हुई ना बात। अब साम्राज्य और रॉकवे वापस में लड़ेगी और अंत में सब कुछ मेरा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। आशा करता हूँ तुम चेयरमैन के हाथों मर जाओ, वरना तुम्हारी मौत मेरे सर पर एक
और पाप मत देगी ओपेरा पैलेस। रात गहरी हो चुकी थी। बेडरूम में कार्तिक और बेला एक दूसरे की बाहों में लिपटे बेड पर सो रहे थे। कब्रों के नाम पर उन दोनों की बॉडी पर सिर्फ एक सफेद चादर मौजूद थी फर्श पर। चारों तरफ उनके कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। बेला ने अपना सर कार्तिक के सीने पर रखा हुआ था। इंटीमेसी और कार्तिक के पैशन की वजह से होने वाली थकान उसके सुंदर चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उसकी पलकें भी दर्द और थकान की वजह से भारी हो गई थी। कार्तिक लगातार बेला की खुली पीठ पर अपनी उंगलियां चलाते हुए एक टकसीली को देख रहा था। बेला ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या कार्तिक? उस शिप को लेकर परेशान हो नहीं? आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट वाइफी, कार्तिक ने बिना भाव के कहा। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने कहा, पर अब मैं थक गई हूँ कार्तिक। तुम? कार्तिक ने बेला की बात बीच में काटते हुए कहा, सो जाओ वाइफी। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने अपनी आंखें खोलकर उसके हैंडसम चेहरे को कुछ पल गौर से देखा और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, 10 मिनट सो जाओ वाइफी। अच्छा 15 मिनट। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर उसके सुंदर चेहरे को देखा और कहा, सो जाओ वाइफी। कार्तिक ने मन से दोबारा वही जवाब सुनकर बेला ने लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है 20 मिनट, इससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। तुम ऑलरेडी पिछले 1 घंटे से मुझे परेशान करते आ रहे हो। मैं इससे ज्यादा तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। बेला की बात सुनकर कार्तिक की आंखें डार्कनेस से भर गई। उसने इंटेंसिटी के साथ बेला को देखा। अब उसके लिए खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल गया था। कार्तिक एकदम से बेला के ऊपर आ गया। उसने बेला की दोनों कलाई पकड़कर बेड पर प्रेस किया और उसके होठों को डीपीएसवीसी के करने लगा। रूम का वातावरण पलक झपकते ही आग की भट्टी के समान हो गया। वहां की हवा में किसी के भी अंदर उत्तेजना पैदा कर देने वाली मादक आवाजें गूंज चुकी थी। अगली सुबह कार्तिक काउच पर बैठा हुआ था और वर्तिका उसके लैब पर बैठी चुपचाप दूध पी रही थी। बेला जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी, उसने अपनी वॉच पहनते हुए उन दोनों की तरफ देखा। कार्तिक ने एक हाथ से वर्तिका को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वह अपना फोन यूज कर रहा था। बेला ने कहा, कार्तिक क्या तुम बिन की एंगेजमेंट में नहीं जाओगे? उसने तुम्हें भी इनवाइट किया था। बेला के सवाल पर कार्तिक ने कहा, आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करानी है वाइफी। अगर टाइम मिला तो मैं शाम तक वहां आ जाऊंगा, मगर फिलहाल मैं आ पाऊंगा। ठीक है, पर अगर तुम्हें टाइम मिले तो जरूर आ जाना प्लीज, मैं तुम्हारा वहां वेट करोगी, बेला ने कहा। जिसे सुनकर कार्तिक ने हाँ मैं अपना सिर हिला दिया। तभी कार्तिक का फोन रिंग होने लगा। कार्तिक ने कॉलर आईडी चेक किया। रेयांश उसे कॉल कर रहा था। कार्तिक ने कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगाया। लंबी खामोशी के बाद फोन की दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, डैड हम। कार्तिक ने जवाब में बस इतना कहा। रेयांश थोड़ी देर चुप रहा, मानो आगे के शब्द उसके मुंह से बाहर ना निकल पा रहे हो। कार्तिक ने खामोशी को तोड़ने की पहल करते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए उस लड़की को ठीक करने में, राइट? कार्तिक की बात सुनकर रेयांश धीरे से बुदा आया। आपको सब पता होता है? कार्तिक ने उसकी फुसफुसाना, मगर उसने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। वर्तिका का सर सहला हुए कार्तिक ने ठंडे लहजे में बोला, मुझे एक वजह बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूंगा। मैं आपका बेटा हूँ क्या? ये वजह काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा। तो रेयांश ने कुछ पल रोककर कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस उसको ठीक करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ ये मुझे नहीं पता। रेयांश का जवाब सुनकर कार्तिक के पतले होठ हल्के मुड़ गए। उसने बेला की तरफ देखा जो उससे इशारे से पूछ रही थी कि किसका कॉल है। कार्तिक ने जवाब में कहा, रेयांश का। क्या तुम उससे बात करना चाहती हो? हाँ दोना, पिछले 6 महीने से मैंने उससे बात नहीं की है। तुम तो जब मन उससे बात कर लेते हो, मगर मैं नहीं कर पाती हूँ। बेला की आवाज में एक ऐसी शिकायत थी जिसकी वजह कार्तिक से ज्यादा वह खुद थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली, फिर उसने अपना फोन बेला की तरफ बढ़ा दिया। रॉयल एकेडमी में नियम रॉक वेव इतने ही महत्वपूर्ण और कड़े थे। वहां किसी भी स्टूडेंट के कोई डिजिटल गैजेट या फिर फोन अलाउड नहीं था। आरव की वजह से कार्तिक ने रेयांश को आम स्टूडेंट्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा फ्रीडम और पावर दिलवाई दी, ताकि आरव अपने बाप यानी तरुण की तरह ना बन जाए, जो कि अतीत में कार्तिक का सबसे बड़ा दुश्मन और कैनिबल ट्राइब का सरदार था। कार्तिक के पास रेयांश कॉन्टैक्ट नंबर था। उसने कई बार बेला को भी रेयांश का नंबर ऑफर किया था, मगर